एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स फॉर सेशन 25-26। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उससे पहले देखो, मैं बता देती हूँ कि चैनल पर क्या क्या अवेलेबल है, आप कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इको की बात करते हैं। इको के लिए मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में दो बुक्स फॉलो करी जाती हैं। एक बुक है टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी और दूसरी बुक है हमारे पास में संदीप गर्ग। तो देखो, अगर आपके स्कूल में टी.आर. जैन फॉलो करी जा रही है, अगर आप टी.आर. जैन से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट सेशन 24-25 वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने टी.आर. जैन से पढ़ाया था, बहुत ही डिटेल में प्रॉपर थ्योरी कवर करी है। बुक के अंदर जो छोटी छोटी सी बॉक्सेस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी मैंने कवर करी है। हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर करे हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपके स्कूल में संदीप गर्ग फॉलो करी जा रही है, अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ना चाहते हो, देन दिस ईयर प्लेलिस्ट सेशन 25-26 प्लेलिस्ट जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज फॉर यू। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप यहां से पढ़ सकते हो। बोथ बुक्स आर इक्वली गुड। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि चैनल पर दोनों बुक से कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई भी बुक पढ़नी है वो बहुत आराम से पढ़ सके, उसे अलग से ट्यूशंस पर कोई अमाउंट स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट ना हो। इंडियन इको की भी अगर हम बात करें बच्चा, तो इस चैनल पर टी.आर. जैन के डिटेल्ड वन शॉट्स इंडियन इको से अवेलेबल हैं, पार्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। डिटेल्ड वन शॉट से आपको पार्ट वीडियोस तो देखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इंडियन इको तो पूरी एनसीईआरटी से भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। एनसीईआरटी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैम एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है, मैक्रो और इंडियन इको दोनों। तो आप कहीं से भी बहुत आराम से पढ़ सकते हो। बीएसटी मैंने चैनल पर पढ़ा रखी है प्रॉपर एनसीईआरटी से भी। जो सेशन 24-25 वाली प्लेलिस्ट है वो एनसीईआरटी से पढ़ाया है। उससे पहले वाली जो प्लेलिस्ट है वो पूनम गांधी की प्लेलिस्ट है। तो सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, केस स्टडीज वगैरह बहुत आराम से पढ़ सकते हो। अब देखो, हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज से हम लोग स्टार्ट करें हमारी यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, इस यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स है। मैं हर चैप्टर आपको वन शॉट के अंदर कराऊंगी, डिटेल्ड वन शॉट, रिविजन वाला नहीं, एकदम डिटेल्ड वन शॉट। तो इस पूरी यूनिट के आपके पास में 5 लेक्चर्स आएंगे। 4 लेक्चर्स के अंदर तो हम लोग इस यूनिट के चारों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे डिटेल में वन शॉट के अंदर, और लास्ट जो 5th लेक्चर होगा उसके अंदर हम पूरी यूनिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, कुछ पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो 5 यूनिट्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ रहे हो, पूरा सीक्वेंस में आप सारे लेक्चर्स देखते जा रहे हो, होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, ये यूनिट आपकी 10 नंबर की है, आपको 10 में से 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। सो आज हम लोग कर रहे हैं हमारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर है। शुरू करें फटाफट से। क्या नाम है चैप्टर का? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो ये समझो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नोट्स पर भी हम बाद में आएंगे, सबसे पहले ऐसे ही समझ लो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले हम क्लास 11th में जाते हैं और डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन वी विल कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, याद करो, मैंने क्लास 11th में भी बताया था रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो हर चीज हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, वो हर चीज क्या है? रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, हम लैंड पर रहते हैं, लैंड एक रिसोर्स है। आप लैंड पर फार्मिंग कर सकते हो, हम लैंड पर रह सकते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, फैक्ट्री बनवा सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हम खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं। लैंड इज अ रिसोर्स। ठीक है मैम। मैंने कहा वाटर, वाटर भी एक रिसोर्स है। ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के लिए पानी काम में आ रहा है। बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए पानी काम में आता है। खेती करने के लिए इरिगेशन की जरूरत है, पानी काम में आता है। वाटर इज अ रिसोर्स। और तो और मैंने कहा मनी भी क्या है? एक रिसोर्स है। आपकी जेब के अंदर जो 2000 रुपए रखे हुए हैं वो भी क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि उससे आप अपनी बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो, कहानी क्या है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना बच्चों, इन रिसोर्सेज के कैसे यूजेस होते हैं? इनके होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। कैसे यूजेस होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसे हम मल्टीपल यूजेस भी बोल सकते हैं,
कि रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। अब लैंड है तो आप फार्मिंग कर सकते हो, स्कूल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो, रहने के लिए घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लैंड का। मल्टीपल यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी से हम घर में फैन चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, ट्यूबलाइट चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। पैसे के बहुत सारे यूजेस है। आप मम्मी के लिए साड़ी ला सकते हो, खुद के लिए बुक्स परचेज कर सकते हो, कोई कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर आप एंटरटेनमेंट पर पैसा स्पेंड कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी कर सकते हो। बहुत सारे यूजेस है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनके मल्टीपल यूजेस तो हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं? स्केर्स होते हैं। मैम स्केर्स का मतलब है कि रिसोर्सेज की कमी होती है। ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, इनकी कमी होती है। ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं। लैंड लिमिटेड है तभी तो आज बेचारे कुछ लोग फुटपाथ पर भी सोते हैं। पानी लिमिटेड है तभी तो हमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए पे करना पड़ता है, घर में आरओ लगवाना पड़ता है, हम बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं। पैसा भी लिमिटेड है यार। आपकी जेब में जो 2000 रुपए रखे हुए हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स बहुत सारी है। तो रिसोर्सेज की याद रखना हमेशा क्या होती है? स्केर्सिटी होती है, कमी होती है। वहीं चंचल मन, हमारी जो ह्यूमन वॉन्ट्स है, वो ह्यूमन वॉन्ट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। कैसी होती है? अनलिमिटेड। हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती भैया। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, 3rd-4th क्लास के अंदर, मैंने मेरे पापा से साइकिल की जिद करी थी। रेड कलर के साइकिल लेकर आए थे पापा, ठीक है, साइकिल आ गई। फिर ग्रेजुएशन के बाद में, आई गेस पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, तब मैंने बोला भैया मुझे एक्टिवा चाहिए, पापा ने एक्टिवा दिला दी। फिर जब खुद बड़े हुए हमें लगा यार गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, फिर हमने गाड़ी खरीद ली। फिर लगता है यार खुद का घर होना चाहिए, खुद का घर खरीद लिया। फिर लगता है यार और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, जब और बड़ी गाड़ी आ जाती है तब मन करता है यार और बड़ा घर होना चाहिए। तो चंचल मन है यार, इंसान की वॉन्ट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती। हमारी वॉन्ट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं। अंबानी जी की भी अगर बात करें तो कितना पैसा उनके पास में है, लेकिन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तभी तो वो आज भी अर्न कर रहे हैं। उन्हें तो अर्न करने की जरूरत ही नहीं है, स्टिल ही इज अर्निंग, क्योंकि वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस, पैसा वगैरह, ये सारी चीजें क्या है? लिमिटेड है। ठीक है मैम, समझ में आता है। इसी की वजह से जन्म होता है किसका? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। किसका जन्म होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स है, लिमिटेड है, और हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें। मैम एलोकेट मतलब कहाँ स्पेंड करें कि हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट वी हैव टू चूज कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करें कि हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप एक कंज्यूमर हो, तो कंज्यूमर सोचता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को कहाँ स्पेंड करे, वो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज खरीदे कि उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदकर कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम। कंज्यूमर क्या चाहता है? सेटिस्फैक्शन। उसे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। आप अपने 2000 रुपए को ऐसे खर्च करोगे कि 2000 रुपए खर्च करके आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, उसे प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, उसे प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस में कैपिटल, पैसा चाहिए। ये सारी चीजें भी तो लिमिटेड हैं। वो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके ऐसे गुड्स और सर्विसेज बनाता है जिन्हें मार्केट में सेल करके प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके। वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम रखने के बारे में सोच रहा है। तो इसी सब्जेक्ट को जो स्टडी करता है वो सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स है। क्या बोल दिया मैंने? इसी सब्जेक्ट को जो स्टडी करता है, इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो सब्जेक्ट स्टडी करता है, उस सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम यही बात करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, कैसे उन्हें सोच समझ के यूज करा जाए कि हम इंसान की नेवर एंडिंग वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। कैसे भाई ये कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। कैसे प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा, क्या बनाएगा कि भाई उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कैसे देश अपने रिसोर्सेज को यूज करे कि देश का डेवलपमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पॉवर्टी कम हो। दिस इज इकोनॉमिक्स। मैम समझ में आया?
अब इकोनॉमिक्स की दो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं। एक होती है छोटी सी ब्रांच जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होती है बड़ी ब्रांच जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी भी मुद्दे को एक छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल के लेवल पर या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लेवल पर पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हो कि वो अपनी इनकम को कहाँ खर्च करे, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या बनाए, बनाकर कितने में बेचे, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप पूरे देश की बात करते हो, पूरी इकोनॉमी की बात करते हो कि देश में जनरल प्राइस लेवल क्या है, मैम जनरल प्राइस लेवल मतलब देश में महंगाई है क्या, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है क्या, या फिर चीजों की प्राइसेस गिर रही है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, देश में पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करें, देश में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, मनी सप्लाई क्या है, गवर्नमेंट के बजट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बड़े बड़े मुद्दे आप जब डिस्कस करते हो, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे देश की हम लोग बात करते हैं। मैम समझ में आ गया? समझ में आया तो कमेंट्स में मुझे थम्स अप चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नोट्स क्या कहते हैं। तो बेटा मैक्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। कहां से आया है? एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है जिसका मतलब होता है लार्ज, MAKROS, लार्ज। मतलब हम यहाँ पर पूरे देश की बात कर रहे हैं। इट डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हम पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया महंगाई है कि नहीं है, पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, देश में मनी सप्लाई कैसी है, कितनी है, सरकार किस तरह से काम कर रही है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues, जहां पर इकोनॉमिक इश्यूज यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है कि भैया हमारे रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं, हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हम इन स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज में लें कि अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो सके। इन्हें जब हम डिस्कस करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश के लेवल पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया पूरे देश की लेबर को कैसे यूज करा जाए कि देश के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो, जीडीपी बढ़े, देश का नेशनल इनकम कैसे बढ़ाई जाए, देश का जीडीपी कैसे बढ़े, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है मैम। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहां पर हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं। मैम एग्रीगेट्स क्या होता है? एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मोनू है, ठीक है, मोनू है मेरा एक स्टूडेंट, वो इस पेन की कितनी डिमांड कर रहा है। ये पेन की प्राइस अगर मान लो 10 रुपए है तो वो ऐसे पेन 4 खरीदना चाहता है, 4 यूनिट्स खरीदना चाहता है। मोनू इस पेन की कितनी डिमांड कर रहा है? वो 4 यूनिट्स खरीदना चाहता है जब पर पेन उसे 10 रुपए में मिले। ये मोनू की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है। इस पेन के मार्केट में जितने भी बायर्स है, जितने भी बायर्स है 10, 20, 50, 100, इस पेन के मार्केट में जितने भी बायर्स है उन सब की डिमांड को प्लस कर दो तो हमें क्या मिलती है? मार्केट डिमांड। क्या मिलती है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड भी किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हम अभी भी सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, हम सारे गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। मैं एक कमोडिटी की डिमांड की बात कर रही हूं। लेकिन मैंने कहा देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, चाय, चीनी, तेल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, रिंग लाइट, ग्राफिक टैबलेट, चेयर, कार, एसी, देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उन सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड, हम सब टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं, सबकी डिमांड को प्लस कर दो तो हमें मिलती है एग्रीगेट डिमांड। क्या मिलती है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब होता है सम टोटल। तो यहां पर हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, सम टोटल की बात करते हैं। मोनो की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इस पेन को खरीदने वाले जितने भी बंदे हैं उन सब की डिमांड, वो मार्केट डिमांड। थोड़ा बहुत एग्रीगेशन सम टोटल माइक्रो में भी हुआ है, लेकिन मैक्रो में तो बहुत ज्यादा एग्रीगेशन है। देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उन सबकी टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारे प्रोडक्शन को प्लस कर दो, एग्रीगेट सप्लाई। देश में टोटल कितनी सप्लाई हो रही है, सारे प्रोड्यूसर्स कितने सप्लाई कर रहे हैं, सबकी सप्लाई को प्लस कर दो, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो हम यहाँ पर एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं।
इसके मेन टूल्स है एग्रीगेट डिमांड क्या है, सम टोटल ऑफ डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म किस तरह से हुआ एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एक कहानी है, याद रखना, विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। बेटा 1929 की बात है। कब की बात है? 1929 की बात है। कहाँ की बात है? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में आता है भयंकर डिप्रेशन। भयंकर डिप्रेशन, इतना भयंकर डिप्रेशन कि इसे स्पेशल नाम दे दिया गया ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। क्या बोला गया? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। मैम डिप्रेशन क्या होता है? लोगों के हाथ में पैसों की कमी। बिल्कुल लोगों के हाथ में पैसों की कमी। जब लोगों के हाथ में पैसे की कमी आती है तो जाहिर सी बात है लोग डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। अगर आपकी पॉकेट मनी खत्म होने को आ जाती है मंथ के एंड में, तो क्या कैंटीन में पेटीज खाओगे? तो क्या फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करोगे? तो क्या एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करोगे? नहीं करोगे। तो ग्रेट डिप्रेशन मतलब लोगों के हाथ में पैसे की कमी। लोगों के हाथ में पैसे की कमी तो लोगों ने कर दिया डिमांड करना कम। अब अगर लोग ही डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर भाई साहब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी कम करेंगे। डिमांड ही नहीं आ रही तो वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे? सामान पड़ा पड़ा खराब होगा। देश में इन्वेस्टमेंट कम होगा। प्रोडक्शन मतलब कम, मतलब जीडीपी कम हो रहा है। कम प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन करना है तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी। अपने आप देश के अंदर क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बेरोजगारी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। दिस वॉज ग्रेट डिप्रेशन। इतना भयंकर था कि इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी देखा गया। और इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यूएसए के अंदर ये समझ लो जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 3% थी, सिर्फ 3% लोग अनएम्प्लॉयड थे, ये रेट बढ़कर हो गई 25% की 25% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। आउटपुट जो था, जो जीडीपी था, आउटपुट था, वो 33% से गिर गया यूएसए के अंदर। इतना भयंकर डिप्रेशन था। 1929 की बात है। इस डिप्रेशन को स्टडी करते हुए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ये चेहरा आप याद रख लो, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स भी बोलते हैं। इस ग्रेट डिप्रेशन को स्टडी करते हुए इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, कब पब्लिश हुई? कब की बात है? 7 साल बाद की बात है, 1936 की बात है। इस ग्रेट डिप्रेशन को स्टडी करते हुए जॉन मेनार्ड कीन्स, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ने किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब की बात है? 1936 की बात है। और इसी किताब से जन्म होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किताब बताती है कि कैसे इकोनॉमी का एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है, कि हम हाउस होल्ड सेक्टर, जो परिवार है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंडेंट है कि वो गुड्स और सर्विसेज बना के हमें बेचेंगे। हम गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, सरकार देश में लॉ ऑर्डर डिफेंस मेंटेन करती है। गवर्नमेंट हम पर डिपेंडेंट है क्योंकि हम सरकार को टैक्सेस पे करते हैं। सो दिस बुक एक्सप्लेन्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो नोट्स में क्या लिखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged after the British economist John Maynard Keynes published his book। कौन सी बुक? The General Theory of Employment, Interest and Money। कब की बात है? 1936 की। ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 के अंदर। कौन कौन सी जगह? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, दूसरी कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट देखा गया। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो यूएसए में सिर्फ 3% थी वो बढ़कर हो गई 25%। आउटपुट जो था वो 33% से गिर गया। सो कीन्स ने किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो बताती है कैसे इकोनॉमी का एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट होता है। और इसी बुक से जन्म हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। समझ में आया? अब एनसीईआरटी में एक बात और गिवन है कि कीन्स ने एक किताब और लिखी थी द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। कब की बात है? 1919 की। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 12th में आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। तो ये बात एनसीईआरटी में गिवन है। हु रोट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस? जॉन मेनार्ड कीन्स। कब की बात है? 1919। चमका यहां तक अच्छे से। अब आगे हम बात करते हैं भैया मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है। माइक्रो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, मैक्रो आपको इस साल पढ़नी है। और अगर आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हो तो कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों क्लास 12th के अंदर है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम क्या है, वो अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करेगा, कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाएगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेगा। समझ पा रहे हो? वही मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं कि देश की इनकम क्या है, नेशनल इनकम, देश का आउटपुट कितना है, नेशनल आउटपुट कितना है। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। माइक्रो के टूल्स है सिंपल डिमांड सप्लाई, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, या फिर एक प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, एक प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी सप्लाई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, कि देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं उन सबकी टोटल डिमांड, देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सप्लाई हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई। ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है? माइक्रो का मेन मकसद होता है ये बताना कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, इस कमोडिटी को कितने में बेचा जाएगा। मैंने कहा 10 रुपए में, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्लस एक चीज याद रखना, जब प्रोड्यूसर भाई साहब प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। भैया प्रोडक्शन करने के लिए 4 मेन चीजें चाहिए, 4 चीजों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मैम कौन कौन सी? प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, तो लैंड तो यूज कर रही हूँ ना, एक रूम के अंदर बैठी हूँ, लैंड चाहिए। सेकंड लेबर, मैं अपनी खुद की लेबर दे रही हूँ, मेरी खुद की मेहनत है, कोई और काम करती हो सकता है, मैं लेबर हायर करती, लेबर चाहिए। थर्ड है कैपिटल, बिजनेस में पैसा, पैसा नहीं होता तो मैं लैपटॉप नहीं खरीद पाती, मैं मोबाइल फोन नहीं खरीद पाती, मैं ग्राफिक टैबलेट, रिंग लाइट, ये टेबल चेयर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं होता। सो कैपिटल चाहिए, पैसा। और थर्ड एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन हो, आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, आपका खुद का सारा दिमाग लग रहा है, सारी स्किल्स लग रही है। समझ में आया? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, 10 रुपए में बेचना है, प्लस जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उन्हें कितना कितना पे करना है। लैंड को रेंट देना है, लेबर को सैलरी वगैरह देनी है, जिसने बिजनेस में कैपिटल पैसा लगाया है उसे उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक से अगर पैसा लिया तो बैंक को इंटरेस्ट दोगे ना, और एंटरप्रेन्योर अपने हिस्से का प्रॉफिट ले लेता है। सो यहाँ पर ये मकसद है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है टू डिटरमाइन इनकम, कि देश की ओवरऑल इनकम क्या है, हमारी नेशनल इनकम क्या है, एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन सम टोटल होता है, लेकिन लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अभी बताया था मैंने कि इस पैन के मार्केट में जितने भी बायर्स है सबकी डिमांड को प्लस कर दो, मार्केट डिमांड आ जाएगी। एग्रीगेशन तो हो रहा है, सम टोटल हो रहा है, लेकिन मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। मैम कैसे? कि मार्केट में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सबकी टोटल डिमांड, इससे ज्यादा एग्रीगेशन क्या होगा। समझ पा रहे हो? जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम मैक्रो वेरिएबल्स को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो की सारी चीजें कांस्टेंट है। जब आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात कर रहे हो कि वो कितना प्रोडक्ट बेचेगा, तो आप मानोगे एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है। जब आप एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहे हो तब आप मानोगे एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट है। जब आप एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आप मान के चल रहे हो देश का जो जनरल प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है, कि मतलब भैया प्राइसेस कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। बट जब आप मैक्रो पढ़ते हो तो आप माइक्रो की चीजों को कांस्टेंट मान लोगे। कांस्टेंट मतलब रुका हुआ। जब आप एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल्स की डिमांड कांस्टेंट है। एग्रीगेट सप्लाई निकाल रहे हो, इंडिविजुअल सप्लायर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है। जब आप जनरल प्राइस लेवल निकाल रहे हो कि देश में महंगाई है या चीजों की प्राइसेस गिर रही है, तब आप हर प्रोडक्ट की प्राइस को कांस्टेंट मानोगे। समझ में आया? अदर नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, हमारा मकसद है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। लेकिन मैक्रो में मकसद क्या है कि हमारी इनकम क्या है, देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। सो इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
एग्जाम्पल्स, एक इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट कितना है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का आउटपुट कितना है, मतलब एक कमोडिटी को कितना में बेचा जाएगा, उसकी प्राइस क्या है, इंडिविजुअल की इनकम क्या है। लेकिन मैक्रो के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, कि भैया महंगाई है, जब हर चीज की प्राइसेस बढ़ती है उसे महंगाई बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है इन्फ्लेशन। जब हर चीज की प्राइस गिरने लगती है उसे बोला जाता है डिफ्लेशन। तो जनरल प्राइस लेवल क्या है, देश का टोटल आउटपुट कितना है, हमारा जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, दिस कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। चमका अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस, और थर्ड हमने माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, चैप्टर का नाम ही यही है। डेफिनेशन पर बाद में आऊंगी, पहले मैं बेसिक समझाती हूं। देखो, दो सेक्टर्स है यहाँ पर हमारे पास में, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि परिवार, ठीक है, आप में हम सब लोग परिवार के अंदर आए, और एक होता है फर्म्स, फर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फर्म्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, इसमें फार्मर्स वगैरह सब आ गए हमारे। तो देखो, जब फर्म्स को प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करना है, तो उन्हें चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने बताया था चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला क्या चाहिए, लैंड चाहिए। सेकंड क्या चाहिए, लेबर चाहिए, बिना लेबर के काम नहीं हो सकता, लैंड तो चाहिए ही, ऑफिस है, फैक्ट्री है, खेत है, तो वो लैंड ही है, वो चाहिए। लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना लेबर के काम नहीं हो सकता। बिजनेस में कैपिटल यानी कि पैसा चाहिए, और एक खुद होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जैसे जो बिजनेसमैन है वो खुद, उसका दिमाग, उसकी स्किल्स, उसकी मेहनत सब लग रही है। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। अब ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को कहां से मिलेंगे, ये प्रोड्यूसर को मिलते हैं हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड को बोला जाता है, हाउस होल्ड क्या होता है, ओनर्स होते हैं। किसके ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीजें फर्म्स को कहां से मिलती है, हाउस होल्ड से मिलती है। मैम कैसे मिलती है, देखो, हाउस होल्ड में ही जो लोग पैसे वाले हैं वो अपना पीस ऑफ लैंड फर्म्स को दे देते हैं, कंपनीज वगैरह को दे देते हैं रेंट पर, बदले में हाउस होल्ड के पास में रेंट आता रहेगा। हम जैसे लोगों के पास में रेंट होता है, हम किसी फैक्ट्री को, लैंड होता है, हम किसी फैक्ट्री को रेंट पर दे देते हैं, हम किसी ऑफिस को रेंट पर दे देते हैं, हमारे पास में रेंट आता रहता है। हमारे यहाँ के लोग ही एज अ लेबर कंपनीज में, फर्म्स में काम करते हैं, तो लेबर भी हमसे ही मिल रही है फर्म्स को, ठीक है। हम ही लोग एज अ सीए काम करते हैं, एज अ सीएस काम करते हैं, एज अ लॉयर काम करते हैं, एज एन इंजीनियर, एज अ टीचर काम करते हैं, तो फर्म्स को लेबर भी हमारे यहाँ से मिल रही है। हमारे यहाँ के ही कुछ पैसे वाले लोग कंपनीज के अंदर कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कंपनीज को पैसा देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और वो जो बंदा है खुद एंटरप्रेन्योर, वो भी तो किसी परिवार का ही पार्ट है, वो भी तो यहीं से गया है, तो एंटरप्रेन्योर खुद वो मेहनत करता है, उसे प्रॉफिट मिल जाता है। सो हाउसहोल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसी को बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। एरो देख लिया, ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब फर्म प्रोडक्शन करेगी, इन चारों को यूज कर फ्री फोकट में प्रोडक्शन कर नहीं सकती। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे हैं, तो फर्म को, हाउस होल्ड को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। लैंड जिसका है उसे क्या दिया जाएगा, रेंट। लेबर को क्या दी जाती है, सैलरी या फिर वेजेस। देखो, अगर आपकी लेबर ऑफिसेस में काम करिए, पढ़ी लिखी स्किल्ड लेबर है, उन्हें जो पे करते हैं उसे सैलरी बोलते हैं। वहीं अगर आपके मजदूर हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उन्हें जो पे करते हैं उसे बोला जाता है वेजेस। थर्ड हमारे पास में आता है, जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी, वो कैपिटल पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रहे, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिले, अपने हिस्से का प्रॉफिट। तो फर्म्स ने पेमेंट कर दी दोबारा से हाउस होल्ड्स को, इस पेमेंट को बोला जाता है फैक्टर पेमेंट, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज के बदले जो पेमेंट करी जाती है, दैट इज फैक्टर पेमेंट। कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स, फर्म्स, उनके लिए ये फैक्टर पेमेंट है। लेकिन हाउस होल्ड के लिए ये क्या है, फैक्टर इनकम, कि फैक्टर सर्विसेज दी हैं तो फैक्टर इनकम भी तो आ रही है, लैंड का रेंट, लेबर की सैलरी, वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब दोबारा से वो पैसा हाउस होल्ड से फर्म के पास में चले जाएगा। वीडियो पॉज करके खुद सोच के बताओ क्यों जाएगा, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। अभी तो
फर्म्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज बनाएंगी, बना के किसको बेचेंगी, हाउस होल्ड को बेचेंगी। तो हाउस होल्ड अगर खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। फर्म्स ने जो गुड्स और सर्विसेज बनाए उन्हें हम खरीदेंगे, दोबारा से वो पैसा किसके पास में गया, आप एरो देखो, फर्म्स के पास में गया। समझ में आया? कुल मिला के समझ लो टोटल फैक्टर इनकम आई थी 100 रुपए। यहाँ पर इकोनॉमी में कोई भी बैंक्स वगैरह नहीं है, हम मान रहे हैं कोई बैंक्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है कि हम हमारा पैसा वहां पर सेव कर सके। हम मानेंगे सेविंग सिर्फ बैंक्स वगैरह में होती है, बैंक्स वगैरह यहाँ पर है नहीं। 100 कमाए थे, 100 के 100 खर्च कर दिए, दोबारा 100 के 100 किसके पास में चले गए, फर्म्स के पास में चले गए। क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इजी पीजी, समझ में आ गया। अब नोट्स पर आ जाओ। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनाती है, विद कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को कहां से मिल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। समझ में आया? फर्म को बदले में क्या करनी पड़ेगी, फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को रेंट, लेबर को सैलरी वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट। फर्म की नजर से इट इज फैक्टर पेमेंट, बट हाउस होल्ड की नजर से इट इज फैक्टर इनकम। अब हाउस होल्ड दोबारा इस इनकम को खर्च कर देगा। हाउस होल्ड स्पेंड दिस मनी किस पर, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसने बनाए हैं, फर्म्स ने बनाए हैं। इजी पीजी हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखो मीनिंग क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये पहले मैं यहां समझाती हूं। देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर भाई साहब क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज प्रोडक्शन फेज। जब प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज बनाई, लैपटॉप बनाया, टीवी बनाया है, गाड़ी बनाई है, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूसर, सब प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं। प्रोडक्शन फेज है, प्रोडक्शन हो रहा है, चीज को मार्केट में बेचा जा रहा है, मार्केट में बेचकर पैसा भी आ रहा है, तो इनकम जनरेट हो रही है, जनरेशन ऑफ इनकम। पहली चीज, इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्शन फेज के अंदर। अब ये जो इनकम है, ये इनकम क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने कहा एक फर्नीचर, एक का एग्जाम्पल ले लो, वैसे तो बहुत सारी चीजें बनती है इकोनॉमी में। एक फर्नीचर को बेचा जा रहा है 50,000 रुपए में। फर्नीचर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह आया था, या जो भी खर्चा लगा था, बिजली पानी का बिल वगैरह सब, वो सब था मान लो 20,000, उसको माइनस कर दो। फर्नीचर को हम 50,000 में सेल कर रहे हैं। फर्नीचर को बनाने के लिए जो वुड्स काम में आती है, फेविकॉल वगैरह काम में आता है, माइका वगैरह, टोटल खर्चा था 20,000 का, उसे माइनस कर दो। ये 30,000 सारा का सारा प्रोड्यूसर अपनी जेब में नहीं रखता है बच्चा, ये 30,000 इनकम जनरेट हुई है। सेकेंड फेज में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 30,000 क्या है, वैल्यू एडिशन है। प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, कि जितने में आपने फर्नीचर को बेचा, उसमें से आपका रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा माइनस कर दो, सारे खर्चे माइनस कर दो, 30,000 इज योर वैल्यू एडिशन, कि आपने इतनी वैल्यू ऐड करी है। अब ये 30,000 नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनकम फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसका लैंड था उसे मिल जाएगा उसके हिस्से का रेंट, जो लेबर आई थी, लेबर को मिल जाएगी अपने हिस्से की सैलरी और वेजेस। जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी उसे मिल जाएगा कैपिटल पर इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसे मिल जाएगा उसके हिस्से का प्रॉफिट। तो ये हो गया इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब पैसा किसके पास में आ गया है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास में पैसा आ गया है, हाउस होल्ड के पास में। हाउस होल्ड सेक्टर उस पैसे का क्या करेगा, खर्चा करेगा। तो थर्ड हो गया एक्सपेंडिचर फेज। इसे हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं, कि इनकम को खर्च कर दिया। किस पे खर्च करा, फर्म ने जो गुड्स और सर्विसेज बनाए वो खरीदे, तो दोबारा से पैसे किसके पास में चले गया, फर्म के पास में ही चले गया। इन लोगों ने ये सारा पैसा खर्च कर दिया, ये 30,000 दोबारा से फर्म्स के पास में आ गया। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की ये जो फ्लो है ना इनकम का, ये चलता ही जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। दिस इज नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया? प्रोडक्शन फेज, इनकम जनरेट हुई। सेकेंड है इनकम फेज, जिसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर फेज, जिसमें उस इनकम को खर्च कर दिया गया है ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? ये नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ इनकम है। तो वही लिखा है, इट इज रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हुई है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकेंड में इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म। दोबारा पैसा हाउस होल्ड से फर्म के पास में चले जाएगा।
in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. जब हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं जो किसने बनाए हैं, फर्म ने बनाए हैं. इजी पीजी हो गया, एकदम आसान सा था, करेक्ट है. अब देखो आगे हम लोग देखते हैं तीनों फेसेस. पहला फेज कौन सा था, प्रोडक्शन फेज, इनकम जनरेट हुई. मैंने बोला प्रोडक्शन फेज मींस प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन. जितने में बेचा उसमें से रॉ मटेरियल वगैरह माइनस कर दो, 30,000 का वैल्यू एडिशन था. प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप परचेज करता है. किससे, हाउस होल्ड से, बिकॉज हाउस होल्ड्स वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. अब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज अगर दी थी तो बदले में क्या मिल रही है, फैक्टर इनकम मिल रही है. फर्म के लिए इट इज फैक्टर पेमेंट, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आ गया. वो जो 30,000 वैल्यू एडिशन था, जो 30,000 वैल्यू एडिशन था, वो वैल्यू एडिशन किस में कन्वर्ट हो गया है, फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो गया है. थर्ड फेज है डिस्पोजिशन फेज. इस फेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास में जो इनकम आई है इज स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. हम कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं और पैसे को खर्च कर देते हैं. बल्ले बल्ले, समझ में आया, क्लियर हो गया. ये हम लोगों ने देख लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 फेजेस. अब अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट. किसका कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट. एकदम आसान सा है, बहुत आराम से समझना. देखो मैंने कहा इस टैप को बंद कर दो, ठीक है, इस टैप को बंद कर दो और अब मुझे बताओ ये जो टैंक है ना पानी का, इस पानी के टैंक में कितना पानी है. आपने टैप को बंद करा, अब आप मेजर करके मुझे बता सकते हो मैम टैंक में इतना पानी है. तो आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बता सकते हो कि इस टैंक में कितना पानी है, बता सकते हो. तो जब हम कोई चीज बता पा रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज कितनी है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट. स्टॉक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, स्टॉक वेरिएबल भी बोल सकते हो. समझ में आया. मैंने बोला नल बंद करके बताओ टैंक में कितना पानी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने खटाक से मेजर करके बता दिया. स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल है कि किसी चीज को आप बता रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन मैंने बोला बेटा टैप से कितना पानी फ्लो कर रहा है, कितना पानी बह रहा है, तो आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कभी नहीं बता सकते. आप बोलोगे मैम पर आवर में इतना पानी बह गया, 1 घंटे में इतना पानी फ्लो कर रहा है, मैम पर मिनट में इतना पानी फ्लो कर रहा है, मैम पर डे में इतना पानी फ्लो कर जाता है, या फिर मैम पर सेकंड में इतना पानी फ्लो कर रहा है. तो आप मुझे एक बार में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता सकते कि कितना पानी फ्लो कर रहा है. आपको ये बताना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना पानी फ्लो कर रहा है, कि 1 आवर में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 1 मिनट में कितना फ्लो कर रहा है, 1 डे में कितना फ्लो कर रहा है, इवन 1 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है. ये पर चीज आ गई. आप कोई चीज बता रहे हो नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है. और एग्जाम्पल देती हूँ. आपने मुझसे पूछा मैम इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मैम आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है. मैं खटाक से मेरे फोन में चेक करके बता दूंगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मैं आपको बता सकती हूँ मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, बट मैं बताऊंगी नहीं. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा स्टॉक वेरिएबल. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बता सकती हूँ. आपने पूछा मैम आपकी सैलरी क्या है, आपकी इनकम क्या है, कुछ भी आप ऐसा पूछ रहे हो, वो क्या मैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता सकती हूँ, बता तो सकती हूँ, बट उसमें मैं पर वर्ड का यूज करूंगी कि बेटा पर महीने पर मंथ इतना कमा लेती हूँ, बेटा पर एनम मेरा ये पैकेज है. समझ पा रहे हो, बेटा पर वीक कितना कमा लेती हूँ, पर वर्ड आ ही जाता है. मैंने कहा पर मंथ मैं तो 80,000 कमा लेती हूँ, पर ईयर का मेरा पैकेज है 25 लाख. ठीक है. सो पर चीज वहां पर आ गई है, इनकम सैलरी आप बता रहे हो. वो कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है. इजी पीजी. मैंने कहा साल के शुरुआत में गोडाउन में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में स्टॉक रखा हुआ था रॉ मटेरियल का, कितना का, 5,000 का. हमने देखा साल के शुरुआत में हमारे पास में गोडाउन में रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है 5,000 का. साल के एंड में जब चेक कर रहे हैं तो हमारे पास में गोडाउन में 30,000 का रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है. मतलब इस साल हमारे स्टॉक में कितना चेंज आया, मतलब चेंज इन स्टॉक ये पूरे साल में आया है ना. चेंज इन स्टॉक 25,000 का चेंज आया.
दिस चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो अ फ्लो वेरिएबल, क्योंकि पूरे साल की बात हो रही है। मैम एक साल में कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं देश के अंदर, पूरे साल के बता रही हूँ ना, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्लियर? सो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी वेल्थ कितनी है मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बता सकती हूँ। इस वक्त देश की पॉपुलेशन कितनी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बता सकती हूँ। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है आप मुझे बता दोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ कितना इन्वेस्टेड आप बता सकते हो। मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, लोगों के हाथ में है, ये सारी चीजें क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल। हम यहाँ पर का तो यूज ही नहीं कर रहे, पर ईयर पर मंथ पर 6 मंथ्स पर वीक का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है। फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम हम पूरे साल की बताते हैं कि 2024 की नेशनल इनकम क्या है, एक साल की बात हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देश में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, तो आप बताते हो 2024 में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 2022 में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, लास्ट 6 मंथ्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, टाइम डायमेंशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताते हैं हम 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पर एनम, तो बता रहे हैं ना पूरे साल का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पर एनम आ गया। प्रॉफिट्स हम बताते हैं फॉर द, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर 2024, तो पूरे साल के प्रॉफिट्स मैंने बताए। स्टॉक में कितना चेंज आया एक साल में 6 महीने में, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल, यहाँ पर आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिखा 6% पर एनम, सैलरी है 25 लाख का पैकेज पर एनम, महीने का 80,000 पर मंथ, पर चीज आ गई टाइम डायमेंशनल है। इजी पीजी। सो देखो अब डिफरेंस, अच्छा देखो कभी भी डिफरेंस लिखने को आता है तो मेक श्योर करना है कि आपको बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखने ही है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है, उसे समझ में आ जाता है कि भैया आपने किस बेसिस पर डिफरेंस लिखा है, ठीक है। अच्छा स्कोर करोगे तरीके से लिख कर आना, एज इट इज आप इन नोट्स को कॉपी कर सकते हो। देखो अगर आपको नोट्स कॉपी करना है आप नोट्स कॉपी कर लो बहुत आराम से। अगर आपके पास में नोट्स कॉपी करने का टाइम नहीं है, आपको ऐसे नोट्स चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड हो, ब्लैक इंक हो, कि आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सको, तो आप एप्लीकेशन से ले सकते हो। प्ले स्टोर एप्लीकेशन है नेहा चांगेड़ क्लासेस, वहां से आप प्रिंटेबल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। हालांकि वो पेड है, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, पेड है। अगर आपका मन करे तो खरीद लेना, मन नहीं करता आप आराम से यहाँ से नोट्स बना सकते हो, सेम बातें हैं। बस यही है कि सेम कंटेंट है, वहां पर मैंने बैकग्राउंड व्हाइट कर रखा है, इंक पूरी की पूरी ब्लैक है, सो दैट यू कैन इजीली टेक प्रिंट आउट, ठीक है। तो देखो हम आते हैं स्टॉक और फ्लो के अंदर डिफरेंस। स्टॉक क्या है, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, पर नहीं आ रहा, फ्लो का इट हैज अ टाइम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ऑन 31 मार्च 2025, बता सकते हो ना आप, ये क्या है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपने बता दिया देश की कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन आपने बोला मैम नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हुए हैं 2024 के अंदर, 2024 में कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए, तो पूरे साल के आप बता रहे हो ना, इट इज अ फ्लो वेरिएबल। एक है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक होता है, यानी कि सेम होता है, बार बार चेंज नहीं होता। आपने बोला मैम टैंक में कितना पानी है, मैंने नल बंद करके बता दिया, अगर नल बंद है तो वो पानी सेम ही रहेगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। स्टॉक क्या है, स्टैटिक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बता रहे हो तब वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है, स्टैटिक है। लेकिन फ्लो कैसा है, डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मैंने बोला एक कार की स्पीड है 200 किलोमीटर्स पर 120 मिनट्स, तो क्या इसका मतलब ये है क्या हर मिनट कार जो है वो एक ही स्पीड से चल रही थी। एक कार की स्पीड है कि वो 200 किलोमीटर्स कवर करती है 120 मिनट्स के अंदर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बार कार की स्पीड सेम ही थी, भैया ट्रैफिक ज़्यादा था तो स्पीड कम हो गई, ट्रैफिक कम था तो स्पीड बढ़ गई होगी। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये डायनेमिक है। मैंने बोला नंबर ऑफ बर्थ्स, हो सकता है नवंबर मंथ के अंदर, दिसंबर मंथ के अंदर नंबर ऑफ बर्थ्स ज़्यादा हो, ज़्यादा बच्चों का बर्थडे आता है, हो सकता है जून के अंदर नंबर ऑफ बर्थ्स कम हो, तो ये डायनेमिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चंस है। इंटेंट सिर्फ ये है कि आप अच्छे से पढ़ो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में रख दो,
ताकि हमारे बीच में एक प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन हो सके, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो सके। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में करना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है। आंसर्स आप टेलीग्राम से चेक कर लेना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल, इन्वेंट्री, वेल्थ, इनकम, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में चाहिए। अगला है देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के टाइप्स की हम बात करेंगे, रियल फ्लोज और मनी फ्लोज। हमें पता है फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कहां से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है मैम, समझ में आ गया, क्लियर है। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करती हैं, पेमेंट करती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। लैंड के बदले क्या दिया जाएगा, रेंट। लेबर को क्या देते हैं, सैलरी या फिर वेजेस। जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसे कैपिटल पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिल जाएगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट। समझ में आ गई बात। फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज यूज करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। वो गुड्स और सर्विसेज कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है। तो हाउस होल्ड के पास में क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फ्री फोकट में नहीं आ रहा, हाउस होल्ड को पेमेंट करनी पड़ती होगी। तो यहां पर हो गया, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इजी पीजी, समझ में आया। अब बहुत आराम से देखना, मैंने क्या कहा, जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्या यहां पर पैसे का फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो फैक्टर सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो पैसे का फ्लो नहीं है, इस फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। समझ में आया। रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। क्या नाम है, फिजिकल फ्लो। समझ में आ गई मेरी बात। जब हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो पैसे का फ्लो नहीं हो रहा, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, जिसे हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। वहीं जो फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बना रही हैं, जो हाउस होल्ड खरीद रहा है, तो यहां पर भी पैसे का फ्लो नहीं हो रहा, गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है। अगेन इस फ्लो को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फ्लोज। दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लोज। समझ में आ गया। तो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो क्या है, रियल फ्लो, विच इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। वहीं जब फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट कर रही हैं, लैंड के बदले रेंट, लेबर को सैलरी वेजेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट, पूरा पूरा पैसे का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पैसे के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। क्या कहेंगे, मनी फ्लो। अब देखो इंपॉर्टेंट जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो होता है, कि हाउस होल्ड कितनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दे रहा है, जितनी फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी उतना ही फर्म्स प्रोडक्शन करेंगी, ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बनाएंगी। तो वो काम का फ्लो है। ये पैसे वाला फ्लो काम का फ्लो नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, सिर्फ नाम का फ्लो है, नाम का फ्लो है, इसीलिए इसे बोला जाता है नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल का मतलब ही क्या होता है, ना के बराबर, नाम का सा। तो ये क्या है, मनी फ्लो है, नॉमिनल फ्लो इसे हम बोलते हैं। वहीं जब हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी क्या है, पैसे का फ्लो है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मनी फ्लो, बोले तो नॉमिनल फ्लो। इजी पीजी है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। फैक्टर सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इज रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो। पैसे का फ्लो, फैक्टर पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, मनी फ्लो, बोले तो नॉमिनल फ्लो। इजी है। रियल फ्लो, it refers to the flow of factor services from household to firm। हाउस होल्ड जो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, प्लस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। देख लो, हाउस होल्ड क्या दे रहा है फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज, और
प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेन है, इससे हमें हमारे देश की ग्रोथ जीडीपी का पता चलता है। जितनी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतने ही गुड्स और सर्विसेज बनेंगे। सो इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इससे हमें हमारे देश की ग्रोथ का पता चलता है। ठीक है मैम। मनी फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फर्म्स जो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट कर रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। साथ साथ में हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस में आ गया? मनी फ्लो में। नाम का है, इसे हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम देखो, अगर आपको छोटा सा दोबारा से क्विकली रिवीजन करना है, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म्स को क्या दिया है? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रियल फ्लो है। बदले में फर्म्स ने पेमेंट कर दी, फैक्टर पेमेंट, मनी फ्लो है। इन्होंने गुड्स और सर्विसेज बनाए, फर्म्स ने किसे बेचे? हाउस होल्ड को, रियल फ्लो है। और हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा कर दिया, दैट इज मनी फ्लो। समझ में आया? डिफरेंस देख लो। रियल फ्लो क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। मनी फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ मनी है बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। काइंड ऑफ एक्सचेंज, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज भी आ गई। यहां पर एक्सचेंज हो रहा है मनी का। अगर अदर नेम की बात करें, इसका नाम था फिजिकल फ्लो, इसका नाम है नॉमिनल फ्लो। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज की बात करते हैं बेटा, जो रियल फ्लोज है गौर से देखो, वहां पर पैसा एग्जिस्ट नहीं करता। हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज और बदले में आ रहे हैं इनके पास में गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो एक तरह का क्या है? बार्टर सिस्टम है। गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। हो सकता है प्रोड्यूसर को जो फैक्टर्स और प्रोडक्शन चाहिए, मान लो लैंड चाहिए, वो लैंड हाउस होल्ड के पास में अवेलेबल ही ना हो। डिफिकल्टी आ गई ना। हो सकता है हाउस होल्ड को जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए वो फर्म ने बनाए ही ना हो। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम है, यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन मनी फ्लो में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि पैसा हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर मनी फ्लो हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो भैया, अब आगे बात करते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। मैम कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं? पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार, आप, मैं, हम सब लोग। वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। सेकेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि फर्म्स जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, और फैक्टर सर्विसेज लेती हैं हाउस होल्ड से। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। भैया गवर्नमेंट जो है वो एक वेलफेयर एजेंसी का काम कर रही है। मैम वेलफेयर एजेंसी कैसे? सरकार देश में लॉ, ऑर्डर, डिफेंस मेंटेन कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है, सब चीजें हैं, वेलफेयर एजेंसी का ही काम है। प्लस गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर का काम भी करती है। सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू प्रोडक्शन करती है। रेलवेज है, सरकार का है, हमें सर्विसेज दे रही है। भेल है, सरकार का है। तो गवर्नमेंट के भी एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट उनके थ्रू हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्लस लास्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि फॉरेन सेक्टर। इसे हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी बोलते हैं। हमारी इकोनॉमी के अलावा दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज है वो एक्सटर्नल सेक्टर में आई, कि हम उनसे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारे गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, हम उनके देश में कैपिटल लगाते हैं। दिस इज एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। सो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम ही तो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, चाय, चीनी, गाड़ी, एसी खरीद रहे हैं। वी आर द कंज्यूमर्स। प्लस वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम ही फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, और इन रिटर्न हमें क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम मिल रही है। प्रोड्यूसर सेक्टर में सारी की सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आती हैं। हम ये लोग क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं। किससे? हम लोगों से। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से। गवर्नमेंट जो है वो एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। डिफेंस अदर सर्विसेज हमें दे रही है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सारी सर्विसेज हमें सरकार देती है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वगैरह। प्लस गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर की तरह भी काम करती है, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू हमें सस्ते में गुड्स और सर्विसेज बना के देती है। एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में एक्टिविटीज आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। प्लस जो कैपिटल का फ्लो हो रहा है कि कभी वो लोग हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कभी हम बाहर की कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज फॉरेन सेक्टर। समझ में आया? आगे अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोगों ने पढ़ा था वही सर्कुलर फ्लो एक सिंपल इकोनॉमी में। सिंपल इकोनॉमी मतलब जिस इकोनॉमी में सिर्फ कितने हैं? 2 सेक्टर्स हैं। देखो इसको समझने से पहले ये समझो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले समझो ओपन इकोनॉमी क्या है।
बच्चा एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा देश जिसने अपने दरवाजे खोल रखे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिसने अपने दरवाजे खोल रखे हैं दुनिया के दूसरे देशों के लिए कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, हम उनके देश में कैपिटल लगा रहे हैं, वो हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं। दिस इज ओपन इकोनॉमी, मतलब हम इकोनॉमिक रिलेशंस रख रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ओपन इकोनॉमी हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर 4 सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर है ही, प्रोड्यूसर सेक्टर है ही, सरकार हमारी, और एक है फॉरेन सेक्टर जो हम लोगों ने पीछे देखा था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर। वहीं क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ में कोई इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रखती, ना एक्सपोर्ट है, ना इंपोर्ट है, ना कैपिटल लगा रहे हैं, ना कैपिटल आने दे रहे हैं दूसरे देशों से, कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो क्लोज्ड इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर तो 3 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और हमारी सरकार। यहाँ पर फॉरेन सेक्टर नहीं होता। समझ में आया? हमें सर्कुलर फ्लो पढ़ना है सिंपल इकोनॉमी में। मैम सिंपल इकोनॉमी कौन सी होती है? सिंपल इकोनॉमी वो है जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, जहां पर सरकार भी नहीं होती। अभी पढ़ा था वैसा ही है। सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या है? ओनर्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, प्लस कंज्यूमर्स है गुड्स एंड सर्विसेज के। फर्म्स गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके किसे बेचती हैं? हाउस होल्ड्स को बेचती हैं। इसके अजम्पशंस क्या है? सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज किसको देता है? फर्म्स को, और फर्म्स भी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ किससे लेती हैं? हाउस होल्ड से, क्योंकि तीसरा कोई सेक्टर ही इकोनॉमी में नहीं है, सरकार भी नहीं है, कोई बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स भी नहीं है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड्स। फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, पूरा का पूरा किसे बेच देंगे? हाउस होल्ड्स को बेच देंगे। हाउस होल्ड्स के लिए कोई यहाँ पर बैंक्स वगैरह कुछ नहीं है। बैंक्स होती तो वो बैंक्स में पैसा जमा कराते, लेकिन बैंक्स भी नहीं है, तो हाउस होल्ड अपनी पूरी इनकम को उन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर खर्च कर देंगे। मतलब हम मान के चल रहे हैं सेविंग्स जो होती है वो बैंक्स के थ्रू ही होती है, घर में सेविंग्स नहीं होती। तो जितना पैसा हाउस होल्ड के पास में आया एज फैक्टर इनकम, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला, वो पूरा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर देगा। हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में कोई सेविंग्स नहीं है, नीदर द हाउस होल्ड सेव देयर इनकम, ना ही फर्म सेव देयर इनकम। इकोनॉमी में कोई सेविंग्स नहीं है। इजी पीजी अजम्पशंस है। अब देखो होता क्या है, वही है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज, ये किस में आता है? फैक्टर सर्विसेज किस में आता है? रियल फ्लोस के अंदर। ठीक है। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करेंगी? फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वेजेस और एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट। ये कौन सा फ्लो है? पैसे का फ्लो है। इसे हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। ठीक है मैम, समझ में आ गया। फिर मैंने बोला फर्म्स ने गुड्स और सर्विसेज बना के किसको दिए? हाउस होल्ड्स को। गुड्स और सर्विसेज किस में आएगा? रियल फ्लोस के अंदर। और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? पेमेंट करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस में आएगा? मनी फ्लो के अंदर आएगा। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही है 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। वही है पीछे जो पढ़ा था। क्या लिखा है? आउटर लूप जो है, जो बाहर वाला है, येलो वाला है, ये क्या शो कर रहा है? रियल फ्लो शो कर रहा है, जिसमें हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म्स को, और फर्म्स गुड्स और सर्विसेज दे रही हैं हाउस होल्ड को। इनर लूप जो अंदर वाला है ब्लू कलर का, वो मनी फ्लो शो कर रहा है, जिसमें फर्म्स फैक्टर पेमेंट्स कर रही हैं हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। समझ में आ गया? तो देखो कंक्लूजन क्या है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स, फर्म्स ने जितना भी प्रोडक्शन करा उतना का उतना सब किसने खरीद लिया? हाउस होल्ड ने। वो किसके इक्वल है? टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। इन्होंने जितना प्रोडक्शन करा वो सारा का सारा हाउस होल्ड ने खरीद लिया। टोटल प्रोडक्शन बाय फर्म्स इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट्स फैक्टर इनकम के बराबर है। फर्म्स जो फैक्टर पेमेंट कर रही हैं, इसके लिए फैक्टर पेमेंट है, इसके लिए क्या है? फैक्टर इनकम है। फैक्टर पेमेंट्स फैक्टर इनकम के बराबर है। फिर फैक्टर इनकम आई मान लो 100 रुपए। अब इकोनॉमी में कोई सेविंग्स वगैरह नहीं है, ये 100 के 100 क्या कर देंगे? हाउस होल्ड्स खर्च कर देंगे। तो जो फैक्टर इनकम है वो किसके बराबर है? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही लिखा है, फैक्टर इनकम जो आई है 100 रुपए, वो 100 के 100 हाउस होल्ड ने खर्च कर दिए। इट इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय
हाउस होल्ड। समझ में आया? रियल फ्लोज मनी फ्लोज के बराबर है, जाहिर सी बात है। जितना रियल फ्लो हो रहा है, जितने गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, उतने की ही पेमेंट हो रही है, उतने का मनी फ्लो हो रहा है। जितने की फैक्टर सर्विसेज ली जा रही हैं, उतना ही फैक्टर पेमेंट होगी। सो रियल फ्लोज आर इक्वल टू मनी फ्लोज। समझ में आया? विद दिस ऐसे तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर पीछे बैक क्वेश्चंस के बाद में भी पावर बूस्टर गिवन है। उस पावर बूस्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स गिवन है। हम सिर्फ वो टॉपिक्स करेंगे विच इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी की ही कुछ चीजें मैं और आपको बता रही हूँ विच इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इसको भी जरूर देखना। देखो, पीछे हम लोगों ने जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा उसमें हम मान रहे थे कि कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं हो रही, कोई बैंक्स वगैरह नहीं है। अब मान लो कि फाइनेंशियल मार्केट्स भी हैं, मतलब बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो वही हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में पेमेंट आ गई फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज खरीदे, बदले में पेमेंट कर दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सेम है। एक सेक्टर यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। अब अगर ये आ जाते हैं तो हम लोग पैसा सेव करेंगे। तो हाउस होल्ड क्या करने लग जाता है? सेविंग्स करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर पेमेंट आई थी सपोज 100 रुपए की, तो हाउस होल्ड पहले तो 100 का 100 खर्च कर रहा था। अब वो क्या करेगा? सपोज 20 उसने सेव कर लिया, बैंक्स में डाल दिए, और अब वो कंजम्पशन सिर्फ कितने का करेगा? 80 का ही करेगा। आया 100, लेकिन फर्म के पास में दोबारा सिर्फ 80 ही जा रहा है। मतलब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से अब 20 रुपए निकल गए। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो पीछे हम पढ़ रहे थे उससे 20 रुपए विड्रॉ कर लिए गए हैं, 20 रुपए का लीकेज हो गया है, बिकॉज सेविंग्स हो गई हैं। सो सेविंग्स किसका काम करती है? एक लीकेज का काम करती है, विड्रॉवल का काम करती है कि भैया 100 आए थे हाउस होल्ड के पास में, बट 100 नहीं जा रहे, सिर्फ 80 ही जा रहे हैं, 20 रुपीज लीकेज हो गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से 20 रुपए बाहर आ गए हैं, 20 रुपए से फ्लो का इनकम का फ्लो कम हो गया। समझ में आया? इसी तरह से फर्म्स भी पैसा सेव कर सकती हैं। फर्म्स भी पैसा क्या कर सकती हैं? सेव कर सकती हैं। जब फर्म सेव करेंगी, अगेन क्या है? लीकेज हो जाएगा। कि फर्म ने मान लो फॉर एग्जांपल फर्म ने अगर 10 रुपए सेव कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्टर पेमेंट में 10 रुपए कम जाएंगे। आपने 10 रुपए इधर डाल दिए, तो आप ऑब्वियसली बात है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10 रुपए से कम दोगे ना। आप 100 दे रहे थे, अब आप 90 ही दोगे, तो ये एक लीकेज का काम कर रहा है। वहीं फर्म्स को जब पैसों की कमी होती है तो फर्म्स जो है वो पैसा बोरो भी कर सकती हैं। मान लो फर्म के पास में 100 रुपए थे, ठीक है, मान लो फर्म ने बोरो कर लिया, फर्म ने 50 रुपए और बोरो कर लिए। अब फर्म के पास में कितने हो चुके हैं? 150 हो चुके हैं। तो जब फर्म बोरो करती है, वो किसका काम करता है? इंजेक्शंस का काम करता है। किसका काम करता है? इंजेक्शंस। कि अब सर्कुलर फ्लो में पैसा बढ़ गया, सेविंग्स हो रही है तो पैसा कम हो रहा है। जब पैसा बोरो करा जा रहा है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा बढ़ रहा है, 100 से पैसा 150 हो गया, 150 हो गया। गॉट माई पॉइंट? सारी चीजें सेम है, बस हाउस होल्ड पैसा सेव करता है जो लीकेज का काम करता है, फर्म सेव करती है वो भी लीकेज का काम करता है, और फर्म्स बोरो भी कर सकती है विच एक्ट्स एज एन इंजेक्शन। क्लियर? एक छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। आप सबको पता है सरकार का क्या रोल है। गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म। हम लोग सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, फर्म्स क्या देती हैं? जीएसटी वगैरह। फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। सरकार हमें हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब फ्री फोकट की इनकम। देखो, फैक्टर पेमेंट हम लोगों ने देखा था, अगर आपको कुछ काम करके उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है, वो कमाया हुआ जो पैसा होता है, उसे फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन बिना कुछ कमाए, बिना कुछ करे, फ्री फोकट में जो पैसा मिलता है उसे ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपके घर में दादा दादी, नाना नानी है, तो उन बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। मैं दादाजी नाना जी की नौकरी वाली पेंशन की बात नहीं करी जो अलग से सरकार देती है। ये ओल्ड एज पेंशन फ्री की पेंशन है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने जो है वो कोई स्कॉलरशिप दे दी है, ये ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है। ये ट्रांसफर ओल्ड एज पेंशन क्या है? ये ट्रांसफर पेमेंट्स है, फ्री फोकट की इनकम है। वहीं सरकार सब्सिडी भी देती है फर्म्स को सब्सिडी यानी कि फाइनेंशियल हेल्प दे रही है कि अगर मान लो किसी फार्मर को प्रोडक्शन करना है तो उसे बीज सस्ते में अवेलेबल करवाना, सीड्स, उसे फर्टिलाइजर्स वगैरह सस्ते में अवेलेबल कराना, फाइनेंशियल हेल्प, इट कम्स अंडर रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। सरकार फर्म से गुड्स और सर्विसेज भी परचेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन परचेज कर ली ताकि गरीबों को सस्ते में मेडिसिन सप्लाई करी जा सके।
फूड ग्रेन्स परचेज कर लिए फार्मर्स से, ताकि उन्हीं फूड ग्रेन्स को जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उन्हें सप्लाई करे जा सके बहुत सस्ते के अंदर। और तो और गवर्नमेंट भी अपना पैसा सेव करती है, जब पैसे बोरो करने की रिक्वायरमेंट आती है तो बोरो भी करती है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। इजी पीजी। अब एक टॉपिक है लीकेजेस और इंजेक्शंस। अभी मैंने बताया था जब हम पैसा सेव कर लेते हैं, मतलब पैसा हमने विड्रॉ कर लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, दैट एक्ट्स एज लीकेजेस। लीकेजेस रेफर्स टू विड्रॉवल ऑफ मनी। आपने पैसा विड्रॉ कर लिया सर्कुलर फ्लो से। जब हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, इट लीड्स टू लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आया? लीकेज और विड्रॉवल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम which does not pass through the circular flow of income। जब लीकेज हो जाता है, इसे हम विड्रॉवल भी बोलते हैं। ये जो 20 रुपए हैं, अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पास नहीं होंगे, सिर्फ 80 रुपीज ही पास होंगे। समझ में आया? सो सेविंग्स क्या है? लीकेजेस है। वहीं अगर हम पैसा बोरो करते हैं तो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। वो क्या है? इंजेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। जैसे 50 रुपए फर्म ने बोरो करे थे। व्हेन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, इनकम बढ़ जाती है। इंजेक्शंस क्या करते हैं? फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं। लीकेजेस क्या करते हैं? फ्लो ऑफ इनकम को कम करते हैं। समझ में आया? इसको मैं अगर और समझाऊं आपको, मैंने कहा एक 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, मतलब सिर्फ कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है, 2 ही सेक्टर्स है। तो और कोई सेविंग्स वगैरह भी कुछ नहीं हो सकती क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। इस सिचुएशन में कोई लीकेज नहीं होगा, तो मैंने बोला नो लीकेज। समझ में आ गई मेरी बात? अगर 2 ही सेक्टर्स है, कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, तो कोई लीकेज नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला 2 सेक्टर, मैं सिर्फ लीकेजेस की बात कर रही हूं, अभी इंजेक्शंस की बात नहीं कर रही। विद फाइनेंशियल मार्केट, विद फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट भी है, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, तो हम लोग पैसा सेव करने लग जाएंगे, तो अब लीकेज होगा। क्या लीकेज होगा? सेविंग्स। हम लोगों ने पैसा सेव कर लिया, जो पैसा हम लोगों ने सेव कर लिया वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या हो गया? कम हो गया। मैंने बोला 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, तो एक लीकेज तो ऑलरेडी है हमारे पास में। कौन सा लीकेज है? एक लीकेज तो हो ही रहा है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, सेविंग्स। अब मैंने बोला 3 सेक्टर इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट भी आ गई। समझ में आया? 3 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी हो गई कि गवर्नमेंट भी यहां पर आ गई। अब अगर सरकार आ जाएगी बच्चा, तो मैंने बोला मान लो फैक्टर पेमेंट आई थी 100 रुपए की, एक तो फाइनेंशियल मार्केट है, 20 रुपए तो यहां पर गए, ठीक है, 20 रुपए कहां गए? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ये खत्म। सरकार अगर आ जाती है तो सरकार टैक्सेस लेने लग जाती है। हम लोगों ने 30 रुपीज सरकार को दे दिए इन अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब हमारे पास में सिर्फ कितने बचे? 50 बचे। अब हम 50 का ही खर्चा कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा कम हो गया ना टैक्सेस की वजह से। ये टैक्सेस भी क्या है? लीकेजेस है, कि टैक्सेस आते ही अब हम फर्म्स को सिर्फ 50 ही दे रहे हैं और 30 कम हो गया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 3 सेक्टर इकोनॉमी में सरकार भी आ जाती है, तो वहां पर टैक्सेस क्या करते हैं? लीकेजेस का काम करते हैं। और एक होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी, इसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में लीकेजेस क्या है? एक तो फाइनेंशियल मार्केट है, हम पैसा सेव कर रहे हैं, दूसरा हमने 30 रुपीज टैक्सेस दे दिए। अब अगर हमारे पास में मान लो 4th सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है और हम दूसरे देशों का सामान इंपोर्ट करने लग जाते हैं, मैंने 10 रुपए का सामान जो है वो इंपोर्ट कर लिया, तो अब ये 10 रुपए जो जा रहे हैं, अगर मैंने सामान इंपोर्ट करा तो ये मैं दूसरे देश की सरकार को दे रही हूँ, ये पैसा दूसरे देश में जा रहा है ना। 20 रुपए सेव कर लिए, 30 रुपीज टैक्सेस के 50 ऑलरेडी गए, 10 रुपीज दूसरे देश के पास में गए क्योंकि मैंने सामान इंपोर्ट करा है। अब हमारे फर्म्स के पास में सिर्फ कितना जाएगा? 40 ही जाएगा। तो जब हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो वो इंपोर्ट भी किसका काम करता है? लीकेज का काम करता है। गॉट माई पॉइंट? 2 सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, कोई लीकेज नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट है, सेविंग्स के फॉर्म में लीकेज होगा। 3 सेक्टर में सरकार आ गई तो टैक्सेस के फॉर्म में भी लीकेज होगा। और 4 सेक्टर में जब एक्सटर्नल सेक्टर आता है, हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसा दूसरे देश में जा रहा है, यहां पर भी लीकेज हो रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट लीकेजेस। इंजेक्शंस की बात करें, अगर हम 2 सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट,
लीकेजेस नहीं है तो जाहिर सी बात है इंजेक्शंस भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर बैंक्स ही नहीं है तो फर्म्स बोरो कहाँ से करेंगी। टू सेक्टर इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट है तो फर्म्स बोरो कर सकती है, बोरो जो है वो इंजेक्शंस का काम करता है। तो यहाँ पर इंजेक्शन क्या होगा कि फर्म ने पैसा बोरो करा, लेकिन इसे हम बोरो ना लिखकर क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। सरकार ने फर्म ने पैसा बोरो करा, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जब सरकार आ जाती है, जब सरकार आ जाती है तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर इंजेक्शंस क्या क्या होंगे। एक तो फाइनेंशियल मार्केट अगर आ गया तो जाहिर सी बात है फर्म्स पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करेंगी, ये इंजेक्शन है, पैसा बढ़ गया। प्लस अगर सरकार आ जाती है तो सरकार टैक्सेस लेती है, वो लीकेजेस है। सरकार आ जाती है तो सरकार खर्चा भी तो करती है, ये जो गुड्स और सर्विसेज फर्म्स ने बनाए वो सरकार भी खरीदती है, सरकार खरीदती है तो पेमेंट आती है। सरकार ने 80 रुपीज़ के गुड्स खरीद लिए तो और 80 रुपीज़ आए ना, तो जब सरकार आती है तो सरकार खर्चा करती है, सरकार रोड्स डैम्स ब्रिजेस बनवाएगी जिससे देश में पैसा बढ़ता है। तो वो किसका काम करता है, इंजेक्शंस का। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो इंजेक्शन का काम कर रहा है। और एक और जब 4 सेक्टर्स है तो इंजेक्शन में एक और ऐड होगा, मैंने बोला सेविंग्स की एक तो है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट की वजह से, सरकार की वजह से है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंजेक्शन का काम कर रहा है। और जब एक्सटर्नल सेक्टर भी आ जाता है तो हो सकता है वो लोग हमारे गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, जब वो हमारे गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे तो हमारे पास में पेमेंट आएगी दूसरे देशों से, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देशों का पैसा हमारे पास में आ रहा है, इनकम बढ़ रही है, इट एक्ट्स एज एन इंजेक्शन। गॉट इट, ये था लीकेजेस एंड इंजेक्शन। आगे देखो एक छोटा सा टॉपिक है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स विच इज नॉट गिवन इन योर रेफरेंस बुक बट इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स। बिन पेंदे का लोटा जानते हो, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी इधर लुढ़क जाता है, सेम वही पैराडॉक्स है। देखो कोई चीज कभी तो सही है कभी गलत हो गई। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कभी सही होता है कभी खुद ही खुद को गलत साबित कर देता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब है अगर कोई चीज माइक्रो लेवल पर सही है, लॉजिकल है, उस चीज की वजह से किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वो चीज मैक्रो लेवल पर भी सही हो, पूरे देश के लेवल पर भी सही हो, पूरे देश को भी उससे फायदा हो। अगर कोई चीज माइक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल को फायदा दे रही है, दैट डजंट मीन कि वो चीज मैक्रो लेवल पर पूरे देश को फायदा दे। अगर कोई चीज माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है, दैट डजंट मीन कि वो चीज मैक्रो लेवल पर भी लॉजिकल हो। दिस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। एन एक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए जो चीज बेनिफिशियल है मे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, वो पूरी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा, मेरा ही एक स्टूडेंट है, मैंने कहा मेरा ही एक स्टूडेंट है रामू, मैम कैसा नाम दे दिया, मेरा एक स्टूडेंट है रामू, वो अपना पैसा सेव करता है, सेविंग्स करता है, इट इज़ वेरी गुड फॉर हिम, ये उसकी फ्यूचर प्रोस्पैरिटी के लिए अच्छा है, आज सेव कर रहा है कल इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, इट इज़ वेरी गुड फॉर हिज फ्यूचर प्रोस्पैरिटी। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी सेव करने लग जाए, मतलब माइक्रो लेवल पर सेविंग्स अच्छी हैं, लेकिन पूरी इकोनॉमी अगर पैसा सेव करने लग जाए, सब लोग अगर अपनी सेविंग्स बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम मतलब देश में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, देश डिप्रेशन में चले जाएगा, 1929 वाली हालत हो जाएगी, है ना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाली, इकोनॉमी पॉवर्टी में चले जाएगी। सो माइक्रो लेवल पर सेविंग्स आर गुड बट मैक्रो लेवल पर नहीं है। सो एट एन इंडिविजुअल लेवल सेविंग्स आर वर्चू, it is good for his future prosperity, but if all the people in the economy save more, demand for goods and services will decrease. As a result of decrease in demand, investment of production and employment level will fall. Economy will be driven in the state of poverty and depression. समझ में आया? तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त। एक होमवर्क क्वेश्चन और दे रही हूँ, 3 क्वेश्चन हो गए, 2 तो मैंने स्टॉक एंड फ्लो वाले दिए थे, ये तीसरा है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन across different sectors in a barter economy is known as circular flow, real flow, monetary flow, capital flow. इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं और इनके आंसर्स आप चेक कर सकते हो, मैं टेलीग्राम पर आंसर्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको पढ़ने में मजा आया ना, लगा सारी चीजें कवर हुई हैं, देन प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। जितने लोग पढ़ेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतना रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। उसके अलावा टेलीग्राम पर आपको
जो भी आंसर्स है वो मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, प्रिंटेबल नोट्स, तो वो आप एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है। आई विल सी यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।